कमोडिटी राउंडअप में बड़ा फोकस खाने के तेलों पर है, क्योंकि यहां पर एक अहम खबर आई है। घरेलू बाजार में सबसे ज्यादा इंपोर्ट होने वाले पाम तेल का दाम 3 महीने के निचले स्तर पर आ गिरा है। पिछले 1 महीने में इसकी कीमतों में 10% से अधिक की गिरावट आ चुकी है। ऐसे में सोया तेल पर भी अब हम प्रेशर बनता हुआ देख रहे हैं। दरअसल पाम तेल भी ग्लोबल ट्रेड वॉर की चपेट में एक तरह से कह सकते हैं आ गया है। यूरोपीय यूनियन ने पाम तेल से बनने वाले जितने बायोफ्यूल्स हैं उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। क्या है पूरी खबर, इसका इंपैक्ट कैसा होगा, विस्तार से करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं CNBC TV 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता, और इंडस्ट्री पर इसका क्या असर होगा ये बताने के लिए हमारे साथ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के ED बीवी मेहता है। और इस माहौल में रणनीति कैसे अपनाई जाए, यहाँ आपकी मदद करने के लिए एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। लेकिन मनीषा, मैं आपसे शुरुआत करूंगी। ये यूरोपीय यूनियन से जो खबर आ रही है, ये एग्जैक्टली पूरी खबर क्या, डिटेल में बताइए। जी नेहा, शुक्रिया। ऑफ कोर्स यहाँ ये अगर आप प्राइसेस की ही पहले बात करें तो आज 7वां दिन है जब हमने पाम ऑयल के प्राइसेस में यहाँ पर एशियन मार्केट्स में गिरावट आते हुए देखी है। हम ऑलरेडी बात करते रहे हैं कि कैसे इस बार प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है, और भारतीय बाजारों में इस वक्त ऑयल सीड की जो सप्लाई है वो यहाँ पर काफ़ी बेहतर है। जो खबर अब यूरोपियन यूनियन की तरफ से आई है उसने क्लियरली यहाँ पर जो ग्लोबल मैथ्स है वो काफ़ी हद तक बिगाड़ दिया है। यूरोपियन यूनियन का मानना है कि जो बायोफ्यूल्स है या जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो पाम से वो यहाँ पर लेना नहीं चाहेंगे। एनवायरमेंट कंसर्न्स उन्होंने यहाँ पर जताई हैं, डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम्स हैं उनके एरियाज में, तो वो उस चीज़ से वो यहाँ पर थोड़ा सा परे हटना चाहते हैं। क्लियरली मलेशिया और थाईलैंड जैसी जो कंट्रीज हैं उनको, मलेशिया इंडोनेशिया रादर, उनको ये चीज़ यहाँ पर पसंद नहीं आएगी। उनके एक्सपोर्ट्स उन्होंने वैसे ही काफ़ी हद तक यहाँ पर घटा दिए हैं टू एंश्योर कि बाजार में वो ज़्यादा यहाँ पर सप्लाई कर सकें। लेकिन जिस तरह की डिमांड हमने आते हुए देखी है चाइना और यूरोप से इस साल में, वो ऑलरेडी कम ही रही है। और अब यूरोपियन यूनियन के ये जो एनवायरमेंट कंसर्न्स हैं डिफॉरेस्टेशन को लेकर, जहां पे उन्होंने पाम ऑयल को यहां पर हटाने की बात करी है टोटली बायोफ्यूल से, उसका असर हमने बहुत ज्यादा पाम ऑयल के भावों पे आता हुआ देखा है। ऑफ कोर्स मांग इस वजह से घट जाएगी और भावों में इमीडिएट जो नीजर्क रिएक्शन है वो ऑलरेडी हमने यहाँ पर बनते हुए देखा है। जैसे आपने कहा 10% की गिरावट यहाँ पर अब फिलहाल देखने को मिली है, और ईयर ऑन ईयर भी अगर हम देखें तो डबल डिजिट की गिरावट है, यानी कि 15 से 18% की गिरावट हम पाम ऑयल के प्राइसेस में पिछले 1 साल में भी देख चुके हैं। वेरी वेल। मेहता जी, अब जरा आप इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव हमें समझाइए, घरेलू बाजार पर इसका कितना असर होगा। अभी हम ऑलरेडी देख रहे हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हमारा बाजार क्यों लेता है, तो पाम तेल की कीमतों में हम ऑलरेडी एक तरफा गिरावट 1-1.5 महीने में देख चुके हैं। अब यहाँ से क्या? देखिए, पहले तो जो ये नया डिसीजन आया यूरोपियन यूनियन का, उसका इम्पैक्ट आएगी क्योंकि वो कम से कम लेगा। अभी नॉर्मली 5 से 6 मिलियन टन हर साल पाम ऑयल का यूज करते हैं, उसमें 50% बायोडीजल में है, अब 40% है फूड ना एनिमल फूड में जा रहा है, और 10% डायरेक्ट ह्यूमन के अंदर जा रहा था। अगर वहां से कम खपत होगी तो नेचुरली उनका प्रेशर प्राइस में आएगा, प्राइस और नीचे गिरेगी। मलेशिया और इंडोनेशिया लेके ये तकलीफ जरूर देगा, पर दे मस्ट फाइंड आउट ऑल्टरनेट मार्केट। मेरे ख्याल से आज मलेशिया और इंडोनेशिया को खाली यूरोप का ही फिक्र नहीं करनी चाहिए। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना इज द बिगेस्ट मार्केट एंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है जो पाम ऑयल का, उसमें ज्यादा ध्यान देंगे तो अगर वो 2-3 मिलियन वहां नहीं गया तो ये मार्केट एब्सॉर्ब कर सकेगी। कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, मगर डेफिनेटली टाइम भी प्राइस पे प्रेशर आएगा, जरूर आएगा। तो मेहता सर, आप जैसे कह रहे हैं उसके हिसाब से क्या भारत में फिर इंपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि अब मलेशिया रिटेलिएट करने की बात कर रहा है, क्योंकि तो जितने अभी हम यहाँ पर ट्रेड वॉर होता हुआ देख रहे हैं उसमें अब ये भी एक नया ट्रेड वॉर इस रीजन से भी अब उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या लगता है भारत में फिर इम्पोर्ट बढ़ेगा? नॉर्मली इंडिया इम्पोर्ट्स अबाउट 9 मिलियन टन ऑफ पाम ऑयल प्लस और माइनस 0.5 मिलियन टन, और 6 मिलियन सॉफ्ट ऑयल, सोयाबीन और सनफ्लावर और रेपसीड ऑयल आ रहा है। हाँ। हो सकता है कि भाई अगर सस्ता पाम ऑयल होगा तो नेचुरली इंपोर्ट बढ़ेगा एट द कॉस्ट ऑफ सोया एंड सनफ्लावर। तो ओवरऑल जो डिमांड है अपनी वो 15 मिलियन के करीब है, वो इतनी रहेगी। हो सकता है आधा मिलियन ऊपर नीचे होगा, मतलब शिफ्ट होगा फ्रॉम सॉफ्ट ऑयल से पाम पे शिफ्ट होगा। अगर सस्ता पाम मिल रहा है तो शिफ्ट होगा ही। मिस्टर मेहता, मगर एक प्रॉब्लम उसमें और भी है, जो ड्यूटी डिफरेंस जो 5% का कर दिया है, दैट इज हिटिंग द इंडियन प्रोसेसर, और उसके वजह से ज्यादा वो सॉफ्ट ऑयल तरफ हुआ है। इंडियन रिफाइनर चाहते हैं कि सनफ्लावर सोया ज्यादा लाए और वो रिफाइन करे, क्योंकि पाम ऑयल में रिफाइनिंग में अभी डिसपैरिटी चल रही है।
तो वो भी एक नेगेटिव फैक्टर है पाम के लिए। हाँ जी जी। तो मिस्टर मेहता, प्राइसेस में अब आपको फिर क्या लगता है आगे जाके, बिकॉज जैसे आपने कहा कि चाइना और यूरोप ही नहीं, इंडिया और पाकिस्तान में भी यहाँ पर मांग में कमी देखने को मिल सकती है। ड्यूटी डिफरेंशियल पे मेरा एक सवाल था, पर वो आपने ऑलरेडी उसकी बात यहाँ पर कर ली है। तो अब आगे जाके डिमांड, सप्लाई, प्राइसेस अब कैसा बनता हुआ देखते हैं ओवरऑल एडिबल ऑयल के लिए, क्योंकि पाम का असर हम क्रॉस सेक्टर यहाँ पर पड़ता हुआ देखेंगे? नहीं, दो चीजें जो आगे अगले 3, 4 या 6 महीने का हम देखें तो प्राइस फॉर्म अप रहने वाली है। और एक नया फैक्टर है एल नीनो फैक्टर। वेदर एल नीनो का जो पता 2-4 महीने के बाद में पता चलेगा कि वेदर एल नीनो की इम्पैक्ट आ रही है। अगर वो आएगी तो डेफिनेटली पाम का प्रोडक्शन नीचे जाएगा, तो फिर प्राइस ऊपर चली जाएगी। नहीं तो अभी जो चला है कि भाई यूरोप काफी कम लेगा, चाइना कम ले रहा है, और यहाँ पर थाईलैंड का भी रिपोर्ट है कि उनके पास भी स्टॉक काफी पड़ा है एंड दे आर कन्वर्टिंग द बायोडीजल और बायोफ्यूल। तो ये सब देख के ऐसा लग रहा है कि भाई पाम की प्राइस नीचे ही रहेगी, ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी। मिस्टर मेहता, आपको क्या लगता है यहाँ पर मलेशिया, इंडोनेशिया की तरफ से कुछ और स्टेप्स यहाँ पर आ सकते हैं? क्योंकि ट्रेड बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए उन्होंने यहाँ पर काफी कदम उठाए हैं, जहाँ तक ड्यूटी की बात है, लेवी वगैरह की बात है। आपको लगता है वहां से कुछ स्टेप्स अब आगे जाके देखने को मिलेंगे? नहीं, वो रिटेलिएशन एक्शन तो मलेशिया इंडोनेशिया करेगी। जो आज अगर यूरोप, और हम भी बोल रहे हैं कि भाई वाई ये मलेशिया इंडोनेशिया इतना डिपेंड क्यों करो, यूरोप पे क्यों होना चाहिए? यूरोप खुद का जहाँ रैपसीड और सोया ग्रो करता है वहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके लिए बायो कुछ नहीं है। और जो सारे सब ये जो ग्रीन एनजीओज है यूरोप में बैठे हुए, दे आर क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम फॉर पाम ऑयल, मगर सेम टाइम उनके जो अपना खुद का रैपसीड ऑयल है या तो सोयाबीन ऑयल, उनके कुछ नहीं कर रहे हैं। वहाँ एनवायरमेंट इश्यू नहीं आ रहे हैं। ये डबल तरीका है उनके जो तरीका है यूरोप का। वन साइड दे आर ट्राइंग टू पुश द इनोवेशन मलेशिया, ऑन अदर साइड दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट सोया एंड rapeseed. They also converted forest into the rapeseed farm. Okay. मिस्टर मेहता, आपने ये कहा कि ऑफ कोर्स आगे जाके मौसम एल नीनो यहाँ पर देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा पाम के भावों के लिए, तो अगले 3-6 महीने यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। लेकिन जिस तरह का प्राइस व्यू हमने पाम में देखा है पिछले 6 महीने में, 12 महीने में, वो ऑन द वीकर साइड ही रहा है। अगर हम आज के फंडामेंटल्स देखें तो भी यहाँ पर नरमी की तरफ ही इशारा करते हैं प्राइसेस के लिए। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से प्राइसेस कितना और गिर सकते हैं, कहाँ पर सपोर्ट आता दिखता है? नहीं, डेफिनेटली ये जो आज डिसीजन यूरोपियन यूनियन का आया है वो सेंटीमेंट डिस्टर्ब करेगा, प्राइस थोड़ी गिर सकती है। आई एम नॉट सेइंग, बट 3-4 महीने के बाद में जो अगर एल नीनो का क्या इम्पैक्ट है वो देखना जरूरी है। अगर एल नीनो आए तो ओवरऑल प्रोडक्शन कम होगा, तो फिर प्राइस रिकवरी हो जाएगी। अच्छा, चलिए, तो ये जो नया डेवलपमेंट है ग्लोबल मार्केट में, ये खाने के तेलों को नीचे लेके जाएगा। ऑलरेडी हम 10% से अधिक की गिरावट देख चुके हैं। अनुज को जोड़ते हैं ये समझने के लिए कि अब हमारे जो दर्शक है वो क्या रणनीति अपना सकते हैं। अनुज, कच्चे तेल में जब जब तेजी आती है, खाने के तेलों को भी उसका फायदा मिला है, लेकिन इस बार कुछ उल्टा होता दिख रहा है। और ये जो खबर आई है यूरोपियन यूनियन से, ये एक बड़ा डैम्पनर साबित हुई है। अब जरा बताइए कि आगे चल के नंबर 1 सीपीओ कितना नीचे तक जाता दिख रहा है, क्या करंट लेवल से शॉर्ट बनती है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या सोया तेल पर भी असर दिखेगा, क्योंकि वो भी सुस्त है, क्या वहां भी शॉर्ट बनता है? नेहा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अभी लेटेस्ट जो यूएसडीए का रिपोर्ट आया है, जिसमें उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि जो इंडिया की पाम ऑयल की कंजम्पशन है वो बढ़ सकती है, तो मुझे लगता है कि वो एक थोड़ा सपोर्टिव फैक्टर हो सकता है। हालांकि जो यूरोपियन यूनियन की तरफ से डैम्पन आया है वो थोड़ा नेगेटिव रहेगा। और हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी क्रूड पाम ऑयल के भाव 580 से करीबन 530 रुपये, ऑलमोस्ट 50 रुपये की गिरावट, 10 से 12% भाव नीचे गिर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल इस न्यूज़ की वजह से भावों में कुछ और गिरावट हो सकती है। हालांकि क्रूड के भाव अब बढ़ने स्टार्ट हुए हैं, जो कि थोड़े बहुत सपोर्टिव हो सकते हैं, मगर फिलहाल मुझे लगता है कि इनिशियली अभी बाय ना करें, थोड़ा वेट करें। भाव अगर मीन्स अगर इसको करंट रेट पर ट्रेड करना है तो यहाँ पर बिकवाली करके ट्रेड लिया जा सकता है। और ऊपर में स्टॉप लॉस करीबन 540 का रहेगा, टारगेट 505-500 रुपये तक हो सकता है। मीन्स करंट रेट से 15 से 20 रुपये की गिरावट और हो सकती है। बाइंग करने के लिए मुझे लगता है कि 500 के आसपास का रेट अगर मिले तो वहाँ पे बाय करके चलें, तो वो एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं। मगर फिलहाल अभी जो न्यूज़ चल रही है उसका फ्लो ज़्यादा रहेगा, तो मुझे लगता है कि फिलहाल करंट रेट से बिकवाली करके ट्रेड लिया जा सकता है। रिफाइंड सोया भी फिसलता दिख रहा है आपको, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं खाने के तेलों में सीपीओ और रिफाइंड सोया तेल के बीच में जो गैप है वो बहुत बढ़ गया है। 230-240 रुपए तक की डिफरेंस यहाँ दिखाई दे रही है। रिफाइंड सोया भी क्या यहाँ पे थोड़ा सा हल्का होता दिखेगा?
देखिए बिल्कुल मुझे लगता है कि रिफाइंड सोया के अंदर भी जो ट्रेंड रहेगा थोड़ा नेगेटिव रहेगा। जो उसका अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है करीबन 741 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ भी 15 से 20 रुपए की गिरावट आ सकती है। तो 720 तक के मुझे लगता है कि लेवल देखने को मिल सकते हैं। फंडामेंटली साइड जाए तो डिमांड यहाँ पर थोड़ा स्लो हो सकता है, साथ में जो इंडियन रुपीज अप्रिशिएट हो रहा है उसका असर भी दोनों ही कमोडिटी पर रहेगा। तो मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा एक नेगेटिव जोन में आ सकता है। तो रिफाइंड भी हमें लगता है कि एक नेगेटिव ट्रेंड में ट्रेड हो सकता है। क्या इसका असर आप तिलहन पे भी देख रहे हैं, सोयाबीन, RM सीड? देखिए आरएम सीड की अगर बात करें तो अराइवल्स काफ़ी हैं और हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूस उसके अंदर भी ट्रेंड नेगेटिव है। तो मुझे लगता है कि सोयाबीन और आरएम सीड दोनों के अंदर ही थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट रहेगा। तो ऑयल सीड मुझे लगता है कि काउंटर इस महीने हो सकता है कि मार्च और अप्रैल में थोड़ा नेगेटिव परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे। ओके, तो शॉर्ट्स जाके होगी कमाई, फिर चाहे वो तिलहन हो या खाने के तेल। ऑफ कोर्स खाने के तेलों की कहानी अलग है, लेकिन बिल्कुल कमाई का मौका मिलेगा शॉर्ट्स जाके। सीपीओ में अगर खरीदारी करने की सोच रहे हैं तब आपको 500 रुपए तक इसके गिरने का इंतजार करना होगा। मेहता जी, मनीषा जी, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और खाने के तेलों पर इस जो बड़ी खबर है उसका विश्लेषण करने के लिए। ये तो बात हुई एडिबल ऑयल्स की, लेकिन एक और कमोडिटी, एग्री कमोडिटी है जिस पर फोकस है, वो है ग्वार। एनसीडीएक्स पर अगले महीने से ग्वार सीड, ग्वार गम का अगस्त और सितंबर वायदा अवेलेबल होगा ट्रेडिंग के लिए। इससे पहले हमने ग्वार में तेजी देखी है, कल ये कॉम्प्लेक्स मजबूती दिखा रहा था। अभी भी हम देख रहे हैं ग्वार सीड का जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मजबूती है और 100 रुपए से ज्यादा की तेजी ग्वार गम में भी दिख रही है जो 8,650 पे ट्रेड कर रही है। अनुज, ग्वार में जरा बताइए अब कैसे फंडामेंटल्स हैं, मौजूदा स्तरों पे भी आप खरीदारी करेंगे? देखिए बिल्कुल एक्सपोर्ट डिमांड जो है ग्वार गम की वो यहाँ बढ़ी है, साथ में जो क्रूड के भाव ऊपर आए हैं उसका भी सपोर्ट रहा है। इवन अगर हम पिछले एक हफ्ते से देखें तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल से एक्यूमुलेशन देखने को मिला है। अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पे भी देखें तो मार्केट एक पॉजिटिव ट्रिगर शो कर रहा है। मुझे लगता है कि ग्वार सीड ग्वार गम दोनों ही एक आउट परफॉर्म कर सकते हैं। मीन्स करंट रेट जो करीबन 4,320 के अराउंड चल रहा है, मुझे लगता है कि 100 से 150 रुपये की तेजी ग्वार सीड में देखने को मिल सकती है और एक्सपेक्टेड है कि ग्वार गम भी इस बार 9,000 का जो स्तर है उसको ब्रेक करने में कामयाब रहेगा। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइड में ट्रिगर हो सकता है। तो ग्वार सीड ग्वार गम दोनों ही हमें लगता है कि बाइंग करके ट्रेड लिया जा सकता है। वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, मींस एक हफ्ते के पर्सपेक्टिव से बाइंग साइड में ट्रेड ले सकते हैं। ओके, तो खरीदारी बिल्कुल बनती है और यहाँ से ग्वार सीड है वो तकरीबन 90 से 100 रुपए का अपसाइड टारगेट दिखा सकती है। लगातार ग्वार सीड ग्वारगम में फंडामेंटल्स तगड़े हैं, लेकिन फोकस कच्चे तेल की तरफ लेके जाते हैं। ये भी एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें स्ट्रेंथ दिख रही है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 4 महीने के ऊपरी स्तरों पर पहुंच गया है। $68 के करीब ब्रेंट है और $58 का स्तर तो पहले ही नाइमेक्स क्रूड पार कर चुका है। इस साल जनवरी से अब तक के रिटर्न्स की अगर बात करें तो कच्चे तेल में 30% तक की तेजी देखने को मिली है। दरअसल ये सब हुआ है ओपेक की सप्लाई कटौती की मुहिम की वजह से। इस बीच अमेरिका में क्रूड का जो भंडार है वो तकरीबन 39 लाख बैरल गिरता दिखा है, यानी कि एक्सपेक्टेड लाइन से कहीं ज्यादा। एपीआई के भी नंबर्स में ऐसा ही कुछ रिफ्लेक्ट हुआ था। तो ये भी एक फैक्टर है जो आज कच्चे तेल को मजबूती प्रदान कर रहा है। अनुज, जरा बताइए सारे फंडामेंटल्स, वैसे तो यहाँ पर सप्लाई साइड को लेकर अमेरिका में भी उत्पादन का एक फैक्टर है जो उसको नीचे खींचना चाहिए, लेकिन अभी मजबूती के फैक्टर्स ज्यादा प्रबल हैं। मौजूदा स्तरों पर कच्चा तेल खरीदना कितना रिवॉर्डिंग होगा? देखिए ईरान और यूएस के बीच में दोबारा से टेंशन स्टार्ट हो गया है, तो मुझे लगता है कि वो भी यहाँ पर एक सपोर्टिव रोल प्ले करेगा। और कल जो इन्वेंट्री हमने देखी है वो भी काफ़ी ड्रॉ डाउन रही है, तो मुझे लगता है कि उसका भी असर क्रूड पे रहेगा। तो क्रूड ऑलरेडी देखिए तो $57 के ऊपर अब ट्रेड करना स्टार्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो $55 का हम एक सपोर्ट मान के, एक रेजिस्टेंस जोन मान के चल रहे थे, वो मार्केट ने ब्रीच किया, वो एक सपोर्ट के तौर पर बन गया है। तो हमें लगता है कि इनिशियली WTI $60 तक के लेवल वेरी शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। और M6 की अगर बात करें तो 4,000 का जो स्तर हम काफ़ी टाइम से फेस कर रहे थे वो मार्केट ने ब्रीच किया है। तो हमें लगता है कि अब क्रूड के अंदर एक ट्रेंड ऊपर की तरफ आ सकता है, जो कि इनिशियली 4,150 और $60 तक के लेवल WTI में दिखा सकता है। तो मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर जो इन्वेंट्री है और जो फैक्टर चल रहे हैं वो अभी सपोर्टिव रहेंगे और भाव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है अनुज कि कच्चा तेल जब जब महंगा हुआ है, हम टेक्निकली यहाँ पर हमने फंडामेंटली देखा है कि रुपए में प्रेशर बनता है, लेकिन पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से ऐसा दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट अभी ही नजर डालें, डॉलर इंडेक्स यहाँ पर स्ट्रेंथन हुआ है, कच्चा तेल महंगा हुआ है, लेकिन रुपी कहीं ना कहीं अपने आप को डॉलर के सामने होल्ड कर रहा है। फिलहाल ₹69.70 के नीचे ही है। क्या किया जाए यहाँ पे, इतना सपोर्ट कहाँ से?
देखिए रुपी मुझे लगता है कि अभी जो हम इंडियन पॉलिटिकल देख रहे हैं या फिर जो हमने पीछे वॉर देखी थी उससे जो सपोर्टिव फैक्टर या फिर जो इंडिया के डेटा है उससे कहीं ना कहीं मार्केट जो है यहाँ पर पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया। साथ में जो इक्विटी मार्केट परफॉर्म हुई है, जो FIIs का इन्फ्लो बढ़ा है, उसकी वजह से हमने इंडियन रुपीज़ में स्ट्रेंथ आते हुए देखी है। मगर अगर हम वेरी शॉर्ट टर्म, क्योंकि भाव कंटिन्यूस करीबन ₹1.5 मार्केट में अप्रिसिएशन हुआ है, तो मुझे लगता है कि करंट रेट पर जो है यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए। मीन्स यहाँ से हमें लगता है कि थोड़ा मार्केट बाउंस ले सकता है, एक रिलीफ रैली यहाँ पर हो सकती है। तो एक्सपेक्टेड है कि डॉलर के अंदर USD INR हमें लगता है कि यहाँ से बाय कर सकते हैं ऊपर 69.90 तक के लेवल, मींस अराउंड 70 तक के लेवल दोबारा देखने को मिल सकते हैं। तो अगर किसी को ट्रेड करना है वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो USD INR को यहाँ से बाय करके चलें, ऊपर 69.90 रहेगा। और क्रूड के भाव भी ऊपर आते हुए दिखाई दिए, तो उसका असर हमें लगता है कि यहाँ पर भाव हो सकता है और इंडियन रुपी थोड़ा सा यहाँ पर डेप्रिसिएशन की तरफ जा सकता है। ठीक है, चलिए बेस मेटल्स पर नजर डालते हैं अनुज, क्योंकि यहाँ पर सुस्ती दिख रही है। रुपए की जो शुरुआती कमजोरी थी अब हम देख रहे हैं कि अपने लेवल्स को तो होल्ड कर रहा है। ग्लोबल मार्केट में भी आज मेटल्स थोड़ा सुस्ताते हुए दिखे हैं। अब जरा बताइए क्या करें, क्योंकि फंडामेंटल्स अभी भी पूरी तरह से LME पर बिगड़े नहीं है। आप टॉप परफॉर्मर्स देख लीजिए, निकेल, जिंक, कॉपर, फॉर दैट मैटर एल्यूमिनियम भी काफी रेजिलिएंट रहा है। तो क्या लगता है आज जो कमजोरी है, क्या वो खरीदारी का मौका है या अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा? नेहा जी, बेस मेटल में अगर हम देखें तो कुछ डाइवर्सिफाई हुआ है। मींस दो मेटल जो है वो पॉजिटिव साइड में है और दो नेगेटिव साइड में है। मींस पॉजिटिव साइड में अगर हम देखें तो जिंक और निकल है जो कि एक डायरेक्शनल ट्रेड में ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। और अगर नेगेटिव साइड की बात करें तो कॉपर और लेड हमें लगता है कि थोड़ा नेगेटिव हो सकते हैं। अभी हमने लेटेस्ट चाइना का डेटा देखा है जो कि थोड़ा सा स्लोवेस्ट पेस पे देखने को मिला है, तो हमें लगता है कि थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग बेस मेटल में हो सकती है। तो शॉर्ट साइड के लिए मुझे लगता है कि लेड और कॉपर को हम चुन सकते हैं। लेड हमें लगता है कि 147 के अराउंड बिकवाली करें तो नीचे करीबन 145 तक लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और कॉपर की अगर बात करें तो वहाँ भी हमें लगता है कि थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड हो सकता है और भाव नीचे करीबन 445 तक देखने को मिल सकते हैं। बट अगर बाइंग साइड में किसी को ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है कि जिंक के अंदर बाई इनिशिएट की जा सकती है 198 के अराउंड में। अगेन जैसा कल हमने 200 के आसपास के लेवल देखे थे, मुझे लगता है कि दोबारा से 200 रुपए तक के लेवल जिंक में देखने को मिल सकते हैं। तो एक मिक्स्ड डाइवर्सिफाई काइंड ऑफ ट्रेड बेस मेटल में लिया जा सकता है। ओके, कॉपर लेड बेच के चले, लेकिन जिंक में अभी भी है दमखम, हर डिप होगा खरीदारी का मौका। हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, अनुज बने रहेंगे हमारे साथ। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और कमोडिटीज पर होगी नजर, आप बने रहिए हमारे साथ।